Hello students. So in the last lecture we talked about the methods of asexual reproduction. So to continue with the methods of asexual reproduction, let us talk about another method of asexual reproduction, that is vegetative propagation. So the another method of asexual reproduction is vegetative propagation. तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात जब हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में करते हैं, ये जो मेथड है ये सिर्फ हायर प्लांट्स में ही पाया जाता है. इट इज़ फाउंड ओनली इन द हायर प्लांट्स, फाउंड ओनली इन हायर प्लांट्स. इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में कोई भी प्लांट पार्ट हो, भले वो रूट हो, स्टेम हो या लीफ हो, इट इज़ एबल टू जनरेट अ न्यू प्लांट. दिस प्रोसेस जिसमें एक रूट, स्टेम या लीफ से पूरा एक नया प्लांट जनरेट किया जा सकता है, उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है. तो इन दिस प्रोसेस एनी प्लांट पार्ट that is root, stem or leaf is able to generate a new plant. ये प्रोसेस दो तरीके से हो सकता है. ये प्रोसेस नेचुरल भी होता है और इस प्रोसेस को आर्टिफिशियली भी कैरी आउट किया जा सकता है. नेचुरल तो ये अपने आप, जैसे नेचर में कोई भी रूट या स्टेम या लीफ से अगर कोई नया प्लांट जनरेट होता है तो वो एक नेचर में अपने आप जो जनरेट हो रहा है, दैट इज़ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. पर जब इट इज़ डन बाय मैन, इट इज़ डन विद द लाइक साइंटिफिक मेथड्स बाय मैन, देन इट इज़ कॉल्ड एज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो ये दो तरीक़ों से किया जाता है, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है और एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है. तो एक क्या होता है, नेचुरल, और दूसरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो एनी रूट, स्टेम और लीफ कैन जनरेट अ न्यू प्लांट. जब हम बात करते हैं रूट की, तो रूट में स्वीट पोटैटो का एग्जाम्पल दिया जाता है. स्वीट पोटैटो एक रूट है जिसके सरफेस पे अपने आप छोटी छोटी बड्स डेवलप हो जाती हैं. जब हम इस स्वीट पोटैटो को, जिसमें छोटी छोटी बड्स डेवलप हो जाती हैं, व्हेन वी बरी देम इन अ सॉइल, इट डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट. ओके, जब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेम की, स्टेम में एक अंडरग्राउंड स्टेम की बात होती है जिसे हम सब अच्छे से जानते हैं, दैट इज़ पोटैटो. हमारे सबके घरों में पोटैटो पाए, हम लोग पोटैटो सब खाते ही हैं, पोटैटो यूज़ करते हैं. इट इज़ द मोस्ट कॉमन वेजिटेबल फाउंड इन आवर होम्स. तो अब पोटैटो में हम लोगों ने देखा ही है, अगर कुछ समय हो जाता है पोटैटो को रखे हुए, तो पोटैटो के सरफेस पे कुछ बड्स डेवलप हो जाती हैं. हम सब ने कॉमनली देखा ही है. पर उस पोटैटो पे जिस पे बड्स डेवलप हो जाती है, उन बड्स को आईज कहा जाता है. जब आप उस पोटैटो को जिस पे बड्स आ चुकी हैं, उसे मिट्टी में डेवलप करें, उसे मिट्टी में बरी करके अच्छे से रेस किया जाए, तो इट कैन डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट. दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल जब हम बात करते हैं कि स्टेम से एक नया प्लांट जनरेट किया जा सकता है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लीफ, एक लीफ आती है जिसे बोलते हैं ब्रायोफाइलम. वैसे तो बहुत सारी और भी प्लांट्स की लीव्स हैं, ठीक है. इसमें भी बहुत सारे रूट्स में भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं, स्टेम में भी एग्जाम्पल्स हैं. यहाँ पे जो सफिशिएंट और बेस्ट एग्जाम्पल है वो मैंने आपको बताया है. जब हम बात करते हैं लीफ की, तो लीफ एक ब्रायोफाइलम की लीफ है जिसके कॉर्नर्स पे छोटी छोटी बड्स डेवलप हो जाती हैं. ये ऐसी लीफ होती है कुछ, इसके जो मार्जिन्स है, कॉर्नर्स है, इस पे छोटी छोटी बड्स डेवलप हो जाती हैं जिन्हें एडवेंटिशियस बड्स कहा जाता है. ये बड्स मिट्टी पे गिरती है और एक नया प्लांट बनाती हैं. तो दिस इज हाउ द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस थ्रू रूट, स्टेम एंड लीफ. नाउ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर रूट इज, मतलब जो और भी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन बेस्ट स्वीट पोटैटो. फॉर स्टेम द कॉमन एग्जाम्पल इज पोटैटो
and for leaf the common example is bryophyllum. Now moving on to the artificial vegetative propagation. Artificial vegetative propagation जो कि मैन द्वारा करवाया जाता है अंडर सूटेबल कंडीशंस. तो यहाँ पे हम 3 मेथड्स के बारे में बात करेंगे. देयर आर 3 मेथड्स, कॉमन मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सबसे पहला कटिंग, दूसरा लेयरिंग और तीसरा ग्राफ्टिंग. तो देयर आर 3 मेथड्स of artificial vegetative propagation: cutting, layering and grafting. So moving on to the first method of artificial vegetative propagation. First method is cutting. कटिंग एक ऐसा कॉमन प्रोसेस है जो हम सब लोगों ने अपनी लाइफ में, सबने कभी ना कभी घर में भी किया है. हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटी सी ट्विग लेते हैं जिसके अंदर रूट भी होती है और जड़ सहित एक छोटा सा पौधा लेके आ जाते हैं मार्केट से, कहीं से, मतलब कहीं नर्सरी से, गार्डन से, और अपने घर उगा लेते हैं. तो एक कॉमन एग्जाम्पल है जिससे एक नया प्लांट जनरेट किया जाता है. अपन अपने घर में गार्डन्स में भी कॉमनली इसी तरीके से प्लांट ग्रो करते हैं. तो मोस्ट कॉमन मेथड बाय विच अ न्यू प्लांट इज रेज्ड. ठीक है, तो इसमें एक पौधा लिया जाता है जिसमें रूट्स हों या थोड़े से कटिंग ली जाती है प्लांट की जिससे एक नया प्लांट रेज किया जाता है. इसका कॉमन एग्जाम्पल रोज, शुगर केन. Now moving on to the second method is the layering. Layering students, it is of 2 types. 2 तरीके की लेयरिंग होती है. एक होती है माउंड लेयरिंग और एक होती है एयर लेयरिंग. फर्स्ट इज माउंड लेयरिंग एंड सेकंड इज एयर लेयरिंग. सबसे पहले हम बात करते हैं माउंड लेयरिंग की. इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमने एक प्लांट लिया, प्लांट की एक स्टेम, एक ब्रांच, प्लांट है, प्लांट की एक ब्रांच है, उस ब्रांच को नीचे, मतलब इसको नीचे डाउन करके मिट्टी में बरी कर देते हैं. उसके ऊपर अच्छे से मिट्टी की क्लियर कर देते हैं. थोड़े दिनों बाद उसमें से रूट डेवलप होने लगती है और उसके बाद एक शूट डेवलप हो जाती है और एक नया पौधा डेवलप हो जाता है. This is how a new plant develops. ये जो नया प्लांट है ये थोड़े दिन तक तो पेरेंट बॉडी के साथ थोड़े दिन अटैच रहेगा, बाद में जाके सेपरेट हो जाता है एंड डेवलप्स एज अ न्यू प्लांट. तो दिस इज हाउ द लेयरिंग टेक्स प्लेस. इसमें होता क्या है कि हमें इसमें एक ब्रांच को, जिस ब्रांच को बाउ डाउन करके बरी किया जाता है उस ब्रांच को लेयर कहा जाता है. what that branch is called as, that is layer. तो इसमें एक a branch of a plant is pegged down. उसको pegged down, उसको नीचे, एक बार इसको नीचे खींचकर और उसको मिट्टी में बरी कर दिया जाता है. आफ्टर सम टाइम उसमें से रूट डेवलप होती है और एक फर्दर एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है. इज pegged down and buried into the soil. इस लेयर को, इस ब्रांच को जिसको हमने बरी किया है, उस
ब्रांच को लेयर कहा जाता है. दिस पेक डाउन ब्रांच इज कॉल्ड एज लेयर. और फिर जैसा मैंने आपसे कहा कि वो थोड़े दिन तक जो नया प्लांट बना है वो थोड़े दिन तक वहाँ रहता है, मतलब थोड़े दिन तक वो जुड़ा रहता है, एंड आफ्टरवर्ड्स इट सेपरेट्स एंड डेवलप एज अ न्यू प्लांट. ये मेथड सबसे कॉमन जैस्मीन में पाया जाता है. जैस्मीन को क्या कहते हैं? जैस्मीन इज चमेली विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग इंसेंस स्टिक्स. सबसे कॉमनली ये कहाँ पाया जाता है? जैस्मीन में पाया जाता है. दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द माउंट लेयरिंग प्रोसेस. नाउ we'll talk about air layering. Second process is air layering. इसे एयर लेयरिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उस ब्रांच पे किया जाता है जो कि अभी मतलब है ना, मतलब इसको हम लोग एयर में ही इस प्रोसेस को कर रहे हैं, मतलब जो कि ऊपर एरियल पार्ट पे, मतलब जो एयर है, जो ब्रांच है, उस वहाँ पे हम इस प्रोसेस को कर रहे हैं, इसलिए इसको एयर लेयरिंग कहा जाता है. इसमें क्या होता है कि हमने एक प्लांट लिया और उस प्लांट की एक ये ब्रांच है, अब यहाँ क्या होता है, ये एक स्टेम है इसकी, इस स्टेम को थोड़ा सा पहले गर्डल किया जाता है. गर्डल का मतलब उसको छील दिया जाता है. इसको छीलने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी, मॉइस्ट मिट्टी अप्लाई करते हैं और उसे यहाँ पे एक पॉलीथिन से कवर कर दिया जाता है. ऐसा जो स्टेम है उसे पहले गडल किया जाता है. गडल यानी कि उसको छील दिया जाता है, वहाँ पे मॉइस्ट मिट्टी लगाई जाती है और फिर उसको थोड़ा वैसे स्प्रिंकल भी करते रहते हैं और देन इट इज़ कवर्ड विद द हेल्प ऑफ पॉलीथिन. थोड़े दिन तक इसको इस तरीके से रखते हैं. थोड़े दिनों बाद वहाँ से पहले तो रूट डेवलप होती है और एक नई ब्रांच डेवलप हो जाती है, और एक नई ब्रांच डेवलप हो जाती है. इस नई ब्रांच को जब ये अच्छे से डेवलप हो जाती है तो इसको सेपरेट करके एज ए न्यू प्लांट ग्रो किया जाता है, क्योंकि एज द प्रोसेस इज डन इन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एयर लेयरिंग. इसीलिए इसको एयर लेयरिंग कहा जाता है. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ we'll start with the next process of artificial vegetative propagation, that is grafting. ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि हम दो अलग अलग प्लांट्स को लेते हैं, उनके उस रीजन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उनको जोड़ा जाता है एंड फर्दर एक नया प्लांट जनरेट किया जाता है. हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम लोग कुछ प्लांट्स की कुछ अच्छे कैरेक्टर्स को अच्छे से कुछ इम्प्रूव वैरायटीज़ को डेवलप कर सके, इसलिए ऐसा प्रोसेस किया जाता है. इट इज़ अ वेरी गुड मेथड और बहुत सक्सेसफुल है कुछ प्लांट्स के अंदर, जिसमें दो डिफरेंट प्लांट्स को जोड़ा जाता है, उनके अलग अलग पार्ट्स को जोड़ा जाता है एंड देन अ न्यू प्लांट इज जनरेटेड विद न्यू एंड बेटर डिजायर्ड कैरेक्टर्स. In this process, are attached and tied together. दोनों प्लांट्स अलग अलग होते हैं जिन्हें जोड़ा जाता है. ठीक है, जिस प्लांट पार्ट में, जैसे कि ये वाला है ना, ऐसा है ये, इसमें ये रूट है, जिस प्लांट पार्ट में, जैसे ये दो अलग अलग प्लांट पार्ट्स हैं, इन्हें जोड़ा जाता है. जिस प्लांट पार्ट में रूट होती है उस पार्ट को क्या कहते हैं? स्टॉक. ये क्वेश्चन बार बार आता है कि स्टॉक क्या होता है, शाइन क्या होता है. तो जिस प्लांट पार्ट में रूट्स होती हैं उसे क्या कहते हैं? स्टॉक.
और जिस प्लांट, जो दूसरा प्लांट पार्ट जिसे ऊपर से जोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है, शाइन। इन दोनों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि दोनों के जो टिश्यूज हैं वो आपस में मिलने चाहिए। ठीक है, तो कौन सा ऐसा टिश्यू है सबसे इंपॉर्टेंट कि इसको किस प्रकार से जोड़ा जाता है, इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि दोनों के कैम्बियम आपस में मिलने चाहिए और उस कैम्बियम को जोड़कर इसे फर्दर टाई टुगेदर कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जैसा ऐसा। अब इनको हम क्या कर देंगे, दे आर टाइड टुगेदर। फिर थोड़े समय बाद यहाँ से एक नया प्लांट डेवलप होने लगता है, नया रूट डेवलप होने लगती है, नई ब्रांच डेवलप होने लगती है, वी कैन से। इससे क्या होता है, दो अलग अलग प्लांट्स के अच्छे अच्छे जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम लोग जो जो उनकी प्रोजनी डेवलप होगी उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं ताकि डिजायर्ड कैरेक्टर्स को अचीव किया जा सके। इस प्रकार से एक नया प्लांट रेज किया जाता है जिसमें ऐसे फ्रूट्स रेज किए जाते हैं जिनके अंदर अच्छी वैरायटीज़ हों, अच्छे कैरेक्टर्स हों, जैसे बड़े फ्रूट्स हों, साइज़ वाइज बड़े हों। ठीक है, तो इस प्रकार, और नए बड़ी बड़ी लीफ रेज की जाती हैं लेकिन ताकि पौधे के अंदर लीफ बड़ी बड़ी हो, या बड़े साइज़ का प्लांट हो या छोटे साइज़ का प्लांट हो, तो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए प्रोसेस किया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा सिट्रस स्पीशीज़ के प्लांट्स में किया जाता है, जैसे कि लेमन में, ऑरेंज में, उनमें किया जाता है ये। तो द पार्ट ऑफ द प्लांट विद द रूट इज कॉल्ड एज स्टॉक, और जो दूसरा पार्ट है उसको शाइन कहा जाता है। द पार्ट ऑफ प्लांट with root is called as stalk, और अदर प्लांट पार्ट को शाइन कहा जाता है। फिर इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है, एंड फर्दर अ न्यू प्लांट इज रेज्ड। इसका बेस्ट एग्जांपल द प्लांट्स ऑफ सिट्रस फैमिली। सिट्रस जो कि जूसी फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फैमिली जैसे कि लेमन, ऑरेंज एटसेट्रा। This is the grafting process. So these were the three methods of artificial vegetative propagation. Let us talk about the significance of vegetative propagation. कि vegetative propagation का क्या significance है? Significance of vegetative propagation. एक तो बहुत ही चीप मेथड है, इजी मेथड है, और इससे नए प्लांट्स जनरेट होते हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी न्यू, इट इज़ अ वेरी चीप एंड इजी मेथड। सबसे पहला तो क्या है कि बहुत ही चीप और इजी मेथड है, चीप एंड इसकी हेल्प से हम सीड्स को उस जगह भी ग्रो कर सकते हैं, मतलब नए नए प्लेसेस पे भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सीड्स को नई जगह पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, नई जगहों पे डेवलप किया जा सकता है। तो सीड्स कैन बी रेज्ड एट न्यू प्लेसेस, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द न्यू प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। द प्लांट्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड into new areas। नए एरियाज में भी आप इनको डेवलप कर सकते हो, और प्लस इससे प्रोडक्शन बढ़ सकता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, और नए प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड।
productivity is increased. So these are some of the like benefits of vegetative propagation. Now ये तो हमने बात की कुछ प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. एक ऐसा ही मेथड है जिसमें हम एक ऐसे प्रोसेस को जिसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज़ करते हैं या पढ़ते हैं, पर वो मतलब सबसे इम्पॉर्टेंटली वो हमारे द्वारा ही, मैन द्वारा ही अच्छी सी लेबोरेटरीज में करवाया जाता है ताकि फूड प्रोडक्शन बढ़ सके. ठीक है, तो इसमें हम सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं एक प्रोसेस की जिसे हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर. आज भारत की जो पॉपुलेशन है ये बढ़ती चली जा रही है. हम सब मतलब इस चीज़ के लिए सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि इतनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए फूड प्रोड्यूस करना गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है. अब जो पहले की जो फार्मिंग मेथड्स होते थे उनसे तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इतना मतलब फूड प्रोडक्शन कर सकते होते. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने या साइंस कह लो आप, एग्रीकल्चर में कुछ ऐसी नई टेक्निक्स रेज की गई है, नई टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की गई है जिससे फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है. ये कुछ इसके बेनिफिट्स भी हैं, कुछ हार्मफुल पॉइंट्स भी हैं, पर बेटर ये कह सकते हैं कि पर इतना सब कुछ प्रोड्यूस करना मतलब इतनी जल्दी से और सबसे इतना फास्ट प्रोडक्शन जो है वो साइंटिफिक मेथड्स द्वारा ही पॉसिबल है. तो हम उसके बारे में बात करते हैं. तो उसके बारे में हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात करेंगे, दैट इज़ टिश्यू कल्चर. तो दो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स जो कि साइंटिफिक मॉडर्न एग्रीकल्चर में यूज़ की ताकि फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके. जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो इंडिया के पास ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग, उस टाइम पे ऐसा था कि खाने को भी बहुत ही मतलब 2 टाइम की रोटी भी हर किसी को अवेलेबल करवाना बहुत मुश्किल था उस टाइम पे, बिकॉज एट दैट टाइम गवर्नमेंट जो है वो कुछ कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर को फॉलो कर रही थी. वी आर द लैंड ऑफ फार्मर्स, हम लोग एग्रीकल्चर लैंड को ही बिलोंग करते हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं. पर जब हम बात करते हैं कि आज की बात की जाए, आज इतनी पॉपुलेशन है और इनको फूड प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट 2 मेथड यूज़ किए गए एग्रीकल्चर में जिससे फूड का प्रोडक्शन बढ़ाया गया. सबसे पहला मेथड होता है, सबसे पहला मेथड, उसमें एक मेथड जो सबसे कॉमन है दैट इज़ टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिसमें रूट, स्टेम या लीफ किसी भी प्लांट के छोटे से पार्ट से हज़ारों प्लांट्स को रेज किया गया विद इन अ लिमिटेड टाइम एंड स्पेस in the laboratories, and this process was called as tissue culture. किसी भी छोटे से सेल से, टिश्यू से, ऑर्गन से, रूट से, स्टेम से, लीफ से बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करने को टिश्यू कल्चर कहा जाता है. ये एक बहुत बड़ी ब्रांच ऑफ साइंस है. जब हम इसको आगे जब जैसे जैसे हम लोगों का, आप लोगों का सिलेबस बढ़ेगा और ऐसे, तो एक पूरा एक सब्जेक्ट है टिश्यू कल्चर. यहाँ पे तो हम बहुत ही छोटी सी मतलब एक इंट्रो पार्ट बता रहे हैं कि सिर्फ एक सेल से, टिश्यू से, ऑर्गन से जब बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो किया जाए तो उस प्रोसेस को टिश्यू कल्चर कहा जाता है. तो एनी प्लांट पार्ट, सेल और टिश्यू कैन डेवलप इनटू न्यूमरस प्लांट्स बाय दिस प्रोसेस. In this process, produces new plants. इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं टिश्यू कल्चर की, जिसमें सबसे मतलब एक अच्छी टेक्निक, इसकी सिर्फ एक टेक्निक के बारे में हम यहाँ बात करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में एक ही टेक्निक है. इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं पर हम सिर्फ एक ही टेक्निक के बारे में बात करेंगे, एंड दैट टेक्निक इज माइक्रो प्रोपगेशन. द टेक्निक इज माइक्रो प्रोपगेशन. माइक्रो मतलब स्मॉल, प्रोपगेशन मतलब स्प्रेड. छोटे से टिश्यू से, छोटे से ऑर्गन से जब बहुत सारे हजारों प्लांट डेवलप किए जाते हैं विद इन लिमिटेड टाइम एंड स्पेस, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपगेशन. इन दिस प्रोसेस अ सेल, टिश्यू या कोई रूट, स्टेम, लीफ कुछ भी ले सकते हो आप, कोई सा भी ऑर्गन ले सकते हो, प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स. बहुत ही मतलब साइंटिफिक मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है. और इसको जब प्रैक्टिकल होते हुए देखते हैं हम लोग तो हम लोग खुद इस चीज़ को सोच सकते हैं कि कितना साइंस कितनी डेवलप हो चुकी है और कितना कुछ किया जा सकता है. जब चीज़ें दिखती हैं तो वो ज़्यादा अमेजिंग लगती हैं. लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स
within limited time and space. Okay, so let us continue. Okay, तो जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि माइक्रो प्रोपगेशन में क्या किया जाता है, किसी भी सेल से, टिश्यू से, ऑर्गन से लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर रेज विद इन लिमिटेड टाइम एंड स्पेस. ओके, तो जैसा मैंने अभी मेंशन किया कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स थी जिसके द्वारा गवर्नमेंट ने, जिसके द्वारा एग्रीकल्चर में फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया गया. और इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, स्टूडेंट्स यू ऑल नो, इज कॉल्ड एज ग्रीन रिवोल्यूशन. ओके, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कौन थे? MS स्वामीनाथन. ये भी आप लोगों को कहीं ना कहीं नॉलेज में होगा. ठीक है, तो क्या हुआ था कि दो टेक्निक, सबसे पहली टेक्निक तो टिश्यू कल्चर जैसे मैंने आपको बताया, दूसरी टेक्निक है प्लांट ब्रीडिंग. प्लांट ब्रीडिंग में जैसे आपने अभी 9th स्टैंडर्ड में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा हुआ है, जिसमें दो डिफरेंट प्लांट्स को क्रॉस करवाया जाता है ताकि सुपीरियर वैरायटीज ऑफ प्लांट्स कैन बी रेज्ड. इसी हाइब्रिडाइजेशन से हाइब्रिड वैरायटीज डेवलप हुई, जो आज हम जितने भी गेहूँ खाते हैं, चावल खाते हैं, दालें खा रहे हैं, सारे हाइब्रिड हैं. ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट टेक्निक जिससे फूड प्रोडक्शन इंक्रीज किया, दैट वाज फर्स्ट वाज प्लांट ब्रीडिंग एंड सेकंड वाज टिश्यू कल्चर. और टिश्यू कल्चर की जो टेक्निक हम पढ़ रहे हैं दैट इज माइक्रो प्रोपगेशन. माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में हम थोड़ा डिटेल में लेते हैं. माइक्रो प्रोपगेशन में क्या होता है? ठीक है, माइक्रो प्रोपगेशन, इस प्रोसेस को करने के लिए बहुत ही वेल डेवलप और सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरीज यूज की जाती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कोई भी जैसे प्लांट है बाहर, उसका कोई छोटा सा पार्ट ले लो, भले कोई छोटा सा सेल है, मतलब छोटा सेल तो क्या, जैसे आप कोई छोटी सी पत्ती तोड़ ली आपने, ठीक है, कोई पत्ती तोड़ ली या रूट ले ली या स्टेम का छोटा सा पार्ट ले लिया. ठीक है, उस प्लांट पार्ट को जिसको हम टिश्यू कल्चर में यूज कर रहे हैं, उस प्लांट पार्ट को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एक्स प्लांट. वो प्लांट पार्ट विच इज यूज्ड इन द टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड एज प्लांट पार्ट. भले अब वो रूट है, रूट का एक छोटा सा पार्ट है, या स्टेम का छोटा सा पार्ट है, या लीफ का छोटा सा पार्ट है. अब इस एक्स प्लांट को एक लेबोरेटरी के अंदर, लेबोरेटरी में एक बहुत अच्छी सी लेबोरेटरीज होती हैं, बहुत हाई क्लास, बहुत सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरीज होती है जो आप आगे जाके देखने वाले हो. ठीक है, लेबोरेटरी में कल्चर में ग्रो करते हैं. कल्चर मतलब क्या होता है? उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो किया जाता है. ठीक है, तो उसको क्या करते हैं यहाँ पे, एक न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो किया जाता है. न्यूट्रिएंट मीडियम, जैसे कोई भी चीज़ को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट तो होती ही है. ठीक है, तो उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो किया जाता है ताकि उसको वो सब चीज़ मिल सके जिससे वो ग्रो कर सके, जिसमें सेल, जिसकी वजह से सेल भी डिवाइड हो सके. तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कुछ शुगर होती है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए, वो सब एलिमेंट्स वगैरह सब उस न्यूट्रिएंट मीडियम में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब इससे क्या होता है कि जो ये एक्सप्लांट है ना, ये इसमें से जो सेल्स हैं, इसकी सेल्स ग्रो कर जाते हैं और सेल्स डिवाइड होके एक अनऑर्गेनाइज्ड, एक बिना, मतलब एक मास ऑफ सेल, ट्यूमर जैसा मास ऑफ सेल बन जाता है. और उस ट्यूमर मास ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है? कैलस. ये क्या है? एक अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स. अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स. अभी इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ट्यूमर जैसा है ये, जैसे ऐसा कह सकते हो कि ये ऐसा ऐसा करके करके ग्रो कर जाता है. अभी ये कैलस, कैलस बनने के बाद हम क्या करते हैं, इसे एक दूसरे मीडियम पे ट्रांसफर किया जाता है. कैलस बनने के बाद कैलस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर मीडियम. ट्रांसफर्ड टू अनदर मीडियम. जैसे आप इसको दूसरे मीडियम पे डेवलप करोगे ना, तो इसके अंदर क्या होगा कि छोटी छोटी ऑर्गन्स डेवलप, छोटे छोटी प्लांटलेट्स डेवलप होने लग जाएंगी. ये छोटी छोटी क्या डेवलप होने लग जाएंगी? इसमें से प्लांटलेट्स डेवलप होने लग जाएंगी. ये प्लांटलेट्स को थोड़े दिन तो लेबोरेटरी में रखा जाता है, कुछ स्पेसिफिक लाइट्स दी जाती हैं लेबोरेटरी के अंदर, जो सिर्फ फोटोसिंथेसिस में लाइट होती है, वैसी ही लाइट, कुछ इक्विवेलेंट लाइट जो है वो लेबोरेटरी में दी जाती है. थोड़े दिन इसको लेबोरेटरी में रखते हैं और फिर जब ये प्लांटलेट्स थोड़ी सी दिनों बाद इन प्लांटलेट्स को मेन फील्ड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहाँ पे बिल्कुल वैसे डेवलप होती है जैसे एक नॉर्मल क्रॉप प्लांट डेवलप होता है. तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन.
ठीक है, मैं फिर से रिवर्स करती हूँ थोड़ा सा कि हम इसमें क्या करते हैं, एक प्लांट का पार्ट लेते हैं, भले वो रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, ठीक है, फिर उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो किया जाता है ताकि उसको सारे एसेंशियल एलिमेंट्स मिले जिससे वो डेवलप हो सके, सेल डिवीजन हो सके, फिर एक अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल्स बन जाता है जिसे कैलस कहते हैं। कैलस बनने के बाद हम उसको एक दूसरे मीडियम पे ट्रांसफर करते हैं ताकि उसमें से ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं, थोड़े से कुछ वो डेवलपमेंट होता है, प्लांटलेट्स डेवलप होने लगती हैं। उन प्लांटलेट्स को थोड़ी दिन तो लेबोरेटरी में रखा जाता है एंड फर्दर दे आर ट्रांसफर टू द मेन फील्ड जहाँ पे वो एक नॉर्मल प्लांट की तरह ही ग्रो करते हैं। दिस इज अ वेरी गुड एंड सक्सेसफुल मेथड ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ डेवलपिंग क्रॉप प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस टॉक अबाउट वन अनदर मेथड एंड दैट इज कॉल्ड एज, जो कि ऑलमोस्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आता है, दैट इज पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या प्रोसेस होता है जिसमें जो फीमेल पार्ट है, प्लांट का जो फीमेल पार्ट है, इट डेवलप्स इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी करवाया जाता है, ठीक है। नेचुरल तो ठीक है, ओके, इट हैपन्स इन द नेचर की मतलब कुछ प्रोडक्शन हो सकता है या कुछ प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें हार्मोन्स का सिक्रीशन हो सकता है जिसमें एक फीमेल पार्ट विदाउट फर्टिलाइजेशन इट डेवलप्स इनटू फ्रूट, और आर्टिफिशियली इट इज़ डन बाय अप्लाइंग हार्मोन्स, ताकि बाय मतलब इंजेक्टिंग हार्मोन्स, ताकि एक फीमेल पार्ट डेवलप्स इनटू द फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। याद रखना, व्हेन वी टॉक अबाउट कार्पी, कार्पी का मतलब होता है प्लांट्स। इस प्रोसेस में द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट डेवलप इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। The ovary develops into fruit without fertilization। और जैसा मैंने कहा, ये प्रोसेस नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी करवाया जाता है, और ऐसे फ्रूट्स सीडलेस होते हैं। सच फ्रूट्स आर सीडलेस। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बनाना। So one last thing we talk about asexual reproduction is significance of asexual reproduction. Last thing which we talk about, winding on to the asexual reproduction, the last thing which we talk about asexual reproduction is significance of asexual reproduction. Significance of asexual reproduction. इस प्रोसेस में नई स्पीशीज़ बनती है, नई स्पीशीज़ नहीं सॉरी, नए प्लांट्स बनते हैं, नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, पर उसके अंदर कोई नया वेरिएशन नहीं आता। इसमें नए इट हेल्प्स इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीशीज़, यानी कि नया प्लांट, नया एनिमल प्रोड्यूस करने में मदद करता है, पर उसके अंदर कोई भी नया वेरिएशन डेवलप नहीं होता। इट द प्रोजेनी इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। इट हेल्प्स इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीशीज़ नई स्पीशीज़, नया प्लांट, नया एनिमल बनाने में मदद करता है, पर कोई भी नया कैरेक्टर उसमें प्रोड्यूस नहीं होता। So this is all about asexual reproduction.